हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरानी हमलों से तंग यूएई अब भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर। जी हां दोस्तों, यूएई जैसा देश भारत से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम करेगा। आपको बताएंगे क्या है बड़ी जानकारी चौंका देने वाली। वहीं उधर अमेरिका ईरान डील में उलझा रहा पाकिस्तान, ट्रंप ने भारत के साथ इधर कर ली बहुत बड़ी डिफेंस डील। अपाचे हेलीकॉप्टर बनेगा और घातक। क्या डील हुई है भारत के साथ दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे आखिर बांग्लादेश में आज ऐसा क्या होने जा रहा जो सेना तैनात कर रहे हैं तारिक रहमान, सबसे बड़े दुश्मन का डर। जी हां दोस्तों, बताएंगे शेख हसीना से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी जिसकी वजह से थर थर पैर कांप रहे हैं तारिक रहमान के। दोस्तों उधर बलूचों के लिए बहुत बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान में महरोंग बलोच को उम्र कैद की सजा दी गई है। बलूचों की शेरनी को पाकिस्तान ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बताएंगे आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या अब उम्र कैद तक रहेंगी वो जेल में, क्या है जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ कतर से 12 भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। वहीं टीएमसी के बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया, साथ में भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी कर दिया सस्पेंड। क्या है जानकारी बेहतरीन से बेहतरीन आज की सबसे बड़ी अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि जिस प्रकार से भारत के मिसाइल सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को अन्य देश भी खरीदने को तैयार हुए हैं, यही सबसे बड़ा एक जरिया बनेगा भारत के विकसित बनने का और सुपर पावर बनने का। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भारतीय स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के निर्यात पर शुरुआती चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल है। सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों, ये वार्ता शुरुआती चरण में है, लेकिन दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सौदा भारत के रक्षा निर्यात को नई ऊंचाई दे सकता है, खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। जब से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान यूएई के सार्वजनिक और मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने साथ मिलकर विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 2.8 से 3 मैक स्पीड ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा उड़ सकता है। दोस्तों इसकी खासियत यह है कि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात हाल के वर्षों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनको आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। पश्चिम एशिया में हाल के संघर्षों, ईरान के साथ तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को देखते हुए यूएई नए डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के तेल निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यूएई इस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। ब्रह्मोस जैसे लंबी रेंज वाली मिसाइल और आकाश तीर जैसा कमांड सिस्टम यूएई को मजबूत एयर और कोस्टल डिफेंस देने में सक्षम होंगे। खाड़ी देशों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच यूएई भारत जैसे विश्वसनीय पार्टनर के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। दोस्तों यूएई के अलावा आर्मेनिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देश भी ब्रह्मोस में रुचि दिखा चुके हैं। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता दर्शाता है। स्वदेशी प्रणालियां सस्ती, विश्वसनीय और जरूरत के अनुसार कस्टमाइज की जा सकती है। दोस्तों ब्रह्मोस निर्यात के लिए सबसे बड़ी चुनौती रशिया की सहमति है, क्योंकि मिसाइल का विकास दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से हुआ है। इसीलिए कोई भी निर्यात तीनों पक्षों यानी भारत, रूस और खरीदार की सहमति से ही संभव होगा। भारत और रूस के बीच अच्छे संबंध है, इसीलिए मंजूरी मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियां जैसे यूक्रेन संकट इसका असर डाल सकती है। आकाश तीर जो मिसाइल है वो पूरे तरीके से स्वदेशी होने के कारण इसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस को लेकर ऐसी बाधा जरूर है। यानी कि अगर रशिया भी चाहेगा तभी भारत उन देशों को ये ब्रह्मोस मिसाइल मुहैया करवा पाएगा जिनको भारत चाहता है देना। लेकिन अगर भारत किसी देश को यह मिसाइल देना चाहे और रशिया मना करे तो फिर कहीं ना कहीं भारत के लिए अड़चन पैदा हो जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा दोस्तों भारत यूएई के बीच बढ़ते इस रक्षा संबंध पर रशिया का क्या बयान आता है, रशिया की तरफ से क्या इंडिकेशंस होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच अब यूएई भविष्य की सैन्य तकनीकों पर फोकस करते हुए भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का प्लान बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर अब हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए भारत की तरफ से। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें
वहीं जहां एक तरफ पाकिस्तान यूएस ईरान डील में उलझा रह गया, वहीं ट्रंप ने भारत के साथ कर ली बहुत बड़ी डिफेंस डील। सही सुना आपने दोस्तों, अमेरिका ने भारत के अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777A2 अल्ट्रा लाइट होविजर तोपों के लिए रख रखाव सर्विस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 48.22 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यानी अगर भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 4000 करोड़ रुपए है। अमेरिका के विदेश सैन्य बिक्री बोले तो FMS कार्यक्रम का संचालन करने वाली संस्था डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA ने 17 जून को फेडरल रजिस्टर में इस सैन्य बिक्री की अधिसूचना जारी की। दोस्तों इससे पहले 18 मई को विदेश विभाग ने अमेरिकी संसद को भारत को अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777A2 अल्ट्रा लाइट होविजर तोपों की सेवाओं की संभावित बिक्री के बारे में सूचित किया था। भारत ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी तोप क्षमताओं को मजबूत करने के लिए FMS मार्ग के तहत अमेरिका से खरीदे गए M777A2 अल्ट्रा लाइट होविजर को सेना में शामिल किया था। भारतीय सेना सटीक मारक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में सहायता अभियानों के लिए AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का भी संचालन करती है, जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। दोस्तों इसे लेकर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच की रक्षा साझेदारी मजबूत हो रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अमेरिका और भारत मिलकर हर दिन काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। आज अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट होविजर के रखरखाव और सपोर्ट पैकेज के लिए $230 मिलियन यानी करीब 1930 करोड़ रुपए का डील पूरा होने के लिए तैयार है। इस डील से राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को तो मदद मिलेगी, साथ ही साथ ये भी पक्का होगा कि भारत अपनी राष्ट्रीय रक्षा के लिए इस जरूरी और खास सैन्य क्षमता को मजबूत बनाए रखे। अमेरिका के साथ ये डील ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान लगातार ईरान अमेरिका युद्ध को शांत करवाने में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान से हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उधर फंसा पाकिस्तान तो इधर भारत ने और अमेरिका ने मिलकर कर दिया कमाल। पाकिस्तान को लग रहा था कि इस शांति वार्ता के बाद अमेरिका हमारी पूजा करेगा और जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगा, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि भारत अगर उससे नाराज हुआ तो अमेरिका का अस्तित्व नहीं बचेगा। साथ ही साथ आपको बता दे दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर, आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है बांग्लादेश में कि तारिक रहमान को सेना की तैनाती करनी पड़ रही है। दोस्तों भारी टैंकर्स उतार दिए गए हैं रोड पर। सबसे बड़े दुश्मन का है तारिक रहमान को डर। आपको बता दे, बांग्लादेश की तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार ने देश के कई बड़े शहरों में सेना तैनात करने की मांग कर दी। तारिक रहमान सरकार को 23 जून यानी आज के दिन देश भर में हंगामा और हिंसा का डर सता रहा है। 23 जून यानी आज मंगलवार को BNP की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी शेख हसीना की आवामी लीग का स्थापना दिवस है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय को अंदेशा है कि इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। अवामी लीग पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा हुआ है और पार्टी की हेड शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। प्रथम मोलो के मुताबिक बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने सोमवार को कई मेट्रोपॉलिटन इलाकों और बड़े जिलों में सेना की तैनाती की मांग की है। इसके पीछे अवामी लीग स्थापना की सालगिरह के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। मंत्रालय की पॉलिटिकल ब्रांच 2 ने इसके लिए सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी को सोमवार को पत्र भेजा है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि अवामी लीग 23 जून के आसपास देश में अशांति और अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर सकता है। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। मौजूदा सरकार अवामी लीग को एक माफिया संगठन के रूप में देखती है। अब ऐसे में इसी डर की वजह से तारिक रहमान सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं दोस्तों, और माना यह भी जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी शेख हसीना के वापसी की और दोबारा से चुनाव लड़ने और बांग्लादेश को रन करने यानी सरकार चलाने की बड़ी मांग कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं। यही वजह है कि सड़कों पर फोर्सेस को उतार दिया गया है आज के लिए। वहीं आपको बता दें, बलूचिस्तान की शेरनी की सजा पर मच गया बवाल। पाकिस्तान में महरौंग बलोच को उम्र कैद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने चर्चित बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी है। महरंग बलोच को बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में ग्वादर में हुई एक रैली के दौरान एक सिक्योरिटी अफसर की मौत के मामले में महरंग और बलूच यकजहती कमेटी के नेता सिबगतुल्ला शाह को सजा सुनाई गई है। दी बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक
मुताबिक ये फैसला सोमवार को एंटी टेररिज्म कोर्ट क्वेटा ए के जज मोहम्मद अली मोबिन ने सुनाया। ये फैसला उस समय आया जब मेहरंग बलोच हिरासत में लिए गए दूसरे BYC नेताओं और उनके वकीलों ने कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट कर रखा था। 12 जून से गिरफ्तार किए गए BYC नेता कानूनी कार्रवाई के विरोध में क्वेटा जेल हद्दा के अंदर धरना दे रहे हैं। BBC उर्दू ने मेहरंग बलोच के वकील इसरार जटक के हवाले से बताया कि ये मामला जुलाई 2024 में ग्वादर में BYC द्वारा आयोजित बलूच राजी माची सभा के दौरान सिक्योरिटी अफसर की मौत से जुड़ा है। इसके बाद में ये कार्यक्रम मरीन ड्राइव पर धरने में बदल गया था। आयोजकों ने विरोध खत्म करने से पहले 2 प्रमुख मांगों को पूरी करने की मांग रखी थी। इस सभा में सिर्फ बलूचिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान के बलूच समुदायों से जुड़े लोग भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान बलूचिस्तान के कई जिलों में धरने आयोजित किए गए थे। मेहरंग बलूच के नेतृत्व वाले बलूच यकजहती कमेटी BYC समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़पों में कथित तौर पर कई लोगों की मौत हुई थी। BYC ने मेहरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाह को दी गई उम्र कैद की सजा की निंदा की है। संगठन ने इस फैसले को पाकिस्तान के बलूच देश के खिलाफ नफरत का इजहार बताया। इसके साथ ही आरोप लगा दिया कि इस केस का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वहीं कोई कानूनी आधार भी नहीं था। इसमें अलग अलग FIR और संदिग्ध सबूतों का इस्तेमाल किया गया। ये फैसला सरकार और अदालती तानाशाही के बराबर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। जिनको नहीं पता कि आखिरकार कौन है मेहरंग बलोच और कैसे पिता की मौत और भाई की गुमशुदगी ने बदल दी उनकी जिंदगी, तो आपको बता दें 33 वर्षीय मेहरंग बलोच पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन बलूचिस्तान में उन्हें बलूचों की शेरनी कहा जाता है। उन्होंने बलूच लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और कभी शादी ना करने का फैसला किया। उनके संघर्ष के पीछे उनके परिवार की एक दर्दनाक दास्तान भी है। साल 2009 में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मेहरंग के पिता अब्दुल गफ्फार लांगो, जो कि एक मजदूर नेता थे, उनको जबरन अगवा कर लिया गया था। 2 साल तक भयानक टॉर्चर देने के बाद 2011 में उनकी लाश एक निर्जन स्थान पर फेंक दी गई थी। साल 2017 में पाकिस्तानी सेना ने मेहरंग के भाई को भी अगवा कर लिया, जो महीनों तक लापता रहा। इन हादसों ने मेहरंग को एक नीडर एक्टिविस्ट बना दिया, जिसके बाद से वो शेरनी बन गई और बलूचों की आजादी के लिए बलूचों के लिए लड़ती दिखाई देती हैं, जिन्हें अब पाकिस्तान के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें POK में पाकिस्तान के खिलाफ ओबाल आज भी 70,000 प्रदर्शनकारी जुटे। आजादी के नारों से गूंजा रावलकोट। दोस्तों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में विरोध प्रदर्शन लगातार 14वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन में महिलाएं और स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आजादी के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के कब्जे का विरोध कर रहे हैं। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में पिछले 11 दिनों से 70,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार कई कस्बों और गाँवों में भी नए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सुधनोती जिले के तरार खेल में करीब 10 से 12 साल के स्कूली बच्चे सार्वजनिक चौराहे पर इकट्ठा हुए और आजादी के नारे लगाए। मंढोल इलाके में सैकड़ों महिलाओं ने मार्च निकाला। महिलाओं ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही इलाके में कब्जे और अधिकारों की कमी का विरोध किया। रावलकोट के मुख्य प्रदर्शन स्थल पर कई स्कूली बच्चे तख्तियां लेकर पहुंचे। इन तख्तियों पर लिखा था कि पाकिस्तानी सेना बाहर आ गई है, पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों को मार रही है, कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हो रहा है, हमें बुनियादी अधिकार चाहिए, हमें मुफ्त शिक्षा चाहिए। आंदोलन में बच्चों की भागीदारी को सबसे अहम तस्वीरों में से एक माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि POK में राजनीतिक दबाव, आर्थिक परेशानियों और सेना के प्रभाव को लेकर युवा पीढ़ी में भी नाराजगी बढ़ रही है। आंदोलन के प्रमुख आयोजक सरदार अमन खान ने रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि POK के लोगों के पास अभी भी विकल्प है और पाकिस्तान की रणनीति की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे अधिकार देने होंगे वरना बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा यदि पाकिस्तानी सेना अपना जुल्म जारी रखती है तो मिलिट्री सिस्टम को POK से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, जो भारत के लिए बड़ी अच्छी जानकारी है। भारत चाहता भी यही है कि POK के अंदर जितने भी पाकिस्तान के सिस्टम मौजूद है इनको बाहर कर दिया जाए और अब POK की जनता ने ही ऐसी बात कह दी है, जो वाकई में बड़ी अच्छी जानकारी है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। सही आपको जो लगे वही बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दें उधर कनाडा के नगर कीर्तन में आत्मघाती जैकेट पहने बच्चों की दिखाई झांकी। खालिस्तानी प्रतीकों का भी किया प्रदर्शन। जी हां, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में आयोजित एक नगर कीर्तन कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी प्रतीकों और अलगाववादी संदेशों के कथित प्रदर्शन को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने इस आयोजन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक जुलूस में कुछ बच्चों को कथित रूप से शहीदों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कार्यक्रम में खालिस्तानी झंडे और अलगाववादी से जुड़े
बड़े प्रतीक भी दिखाई दिए, जिसके बाद ऑनलाइन मंचों पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। दोस्तों ये विवाद ऐसे समय में आया है जब कनाडा और भारत पिछले कुछ वर्षों के तनावपूर्ण दौर के बाद अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव उस समय बढ़ गया था जब खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर गंभीर राजनयिक विवाद पैदा हुआ था। अब जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रैम्पटन की ये घटना फिर से उन सवालों को सामने ले आई है जो सार्वजनिक आयोजनों में चरमपंथी या अलगाववादी संदेशों की मौजूदगी से जुड़े हैं। दोस्तों ऐसे समय हो रहा है जब भारत और कनाडा के रिश्तों में नई गर्माहट देखने को मिली। मोदी कार्नी की नजदीकियां चर्चा का विषय बन चुकी हैं। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कूटर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। बातचीत में कूटर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में आई कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद अब भारत और कनाडा के संबंध फिर से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कूटर ने बताया कि मोदी जी और कार्नी अब तक 4 बार मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में दोनों नेताओं ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के दौरान भी बातचीत की थी। दोस्तों वहीं आपको बता दें कतर से बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। दोस्तों रास लाफान हादसे में 12 भारतीयों ने गंवाई अपनी जान, जिसकी दूतावास ने की पुष्टि। जी हां, कतर के रास लाफान में सोमवार रात हुए विस्फोटक में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। कतर के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय दूतावास ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। दोस्तों शांति प्रार्थना की है। दूतावास ने बताया कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय दूतावास कतर सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और प्रभावित भारतीय नागरिकों तथा उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में जुटा है। दूतावास ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि मृतकों के शव जल्द से जल्द भारत भेजे जा सके। अब सवाल यह है कि यह विस्फोट कैसे हुआ था। तो आपको बता दें रविवार रात कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में प्लांट को दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान तकनीकी खराबी आ गई और जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। पहले कहा गया था कि ईरान की ओर से मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन बाद में कतर के गृह मंत्रालय ने बताया कि कोई मामला नहीं हुआ, ये एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा था। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं आपको बता दें मंगोलिया पहुंचे जयशंकर जी, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोस्तों केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी अपने 2 देशों के दौरे के पहले चरण में सोमवार को मंगोलिया पहुंचे, जहां उन्होंने उलान बटार में मंगोलिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान भारत और मंगोलिया के बीच विकास परियोजनाओं, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की समीक्षा की गई। जयशंकर जी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखनाओ और विदेश मंत्री बतसेग बतमुंख से भी बातचीत की। भारत और मंगोलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए दोनों पक्षों ने खनन, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा की। यह दौरा एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें आखिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कीर स्टारमर के रिजाइन देने के बाद दोस्तों कौन बन सकता है अब ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री, बता दें। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे की घोषणा के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब एक नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो कि एंडी बर्नहैम का है। कभी संसद में मंत्री रह चुके, बाद में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर लोकप्रियता हासिल करने वाले बर्नहैम को स्टारमर का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हाल ही में संसद में वापसी करने वाले बर्नहैम को लेबर पार्टी के भीतर मजबूत समर्थन मिल रहा है और कई वरिष्ठ नेता भी उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एंडी बर्नहैम कौन है। तो आपको बता दें एंडी बर्नहैम ब्रिटेन की लेबर पार्टी के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं, जिनका जन्म 7 जनवरी 1970 को इंग्लैंड के मर्सी साइड में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिवरपूल यूनिवर्सिटी से पूरी की और इसके बाद राजनीति में कदम रखा। वहीं ट्रम्प के दावों को नेतन्याहू ने किया खारिज, कहा हम अपने फैसले खुद लेते हैं। जी हाँ, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, इसके लिए वे डोनाल्ड ट्रंप से नहीं पूछते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि नेतन्याहू वो करते हैं जो वो उन्हें कहते हैं। इसे लेकर इजरायली प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या वो अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को मानते हैं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि नेतन्याहू उनकी बात मानता है। उन्होंने कहा था कि वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, वे वही करते हैं जो उन्हें कहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कभी कभी उन्हें नेतन्याहू को समझना पड़ता है, लेकिन वही नेतन्याहू
नेतन्याहू ने इस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि ट्रंप वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। इसके उलट इजराइल में लोग कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। सच्चाई यह है कि दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ट्रंप के बातों का करारा जवाब दिया है खुद नेतन्याहू ने। वहीं बता दें, NSA अजीत डोभाल जी की ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी से अहम मुलाकात। आखिर क्यों हुई मुलाकात, बता दें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने सोमवार को नई दिल्ली में हुई 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के दौरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गदीर नेजामी से मुलाकात की। दोनों के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, ब्रिक्स मंच के तहत सहयोग और भारत ईरान के आपसी संबंधों को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि NSA अजीत डोभाल जी ने सोमवार को 16वीं ब्रिक्स NSA बैठक के दौरान ईरान के SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गदीर नेजामी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा ब्रिक्स के तहत सहयोग और भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने खुद मानी भारत की ताकत। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने शानदार प्रदर्शन किया था। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने माना है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शानदार है। उन्होंने ये भी कबूला है कि पाकिस्तान के पास इस रूसी सिस्टम का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी मई 2025 के 4 दिन के संघर्ष में भारत पर बढ़त का दावा करती रही, लेकिन बासित का कहना है कि इस दौरान भारतीय डिफेंस ने शानदार काम किया था। अब्दुल बासित जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत रहे हैं और भारत में उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में काम किया है। अब्दुल बासित लगातार भारत पाकिस्तान की रक्षा क्षमता पर बात करते रहते हैं। जी हाँ, वहीं TMC के बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया, साथ में भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी कर दिया सस्पेंड। बता दें, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC पर नियंत्रण की कोशिश में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी गुट ने सोमवार को ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहीं ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। बागी विधायकों ने विधायक अरूप रॉय को अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुना है। ये पार्टी संस्थापक ममता बनर्जी के प्राधिकार को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इस कदम से संकेत मिलता है कि विधानसभा से शुरू हुई और बाद में संसद तक फैली बगावत अब पार्टी के संगठनात्मक गढ़ तक पहुंच रही है। बागी विधायकों, पार्षदों और अन्य नेताओं की मौजूदगी में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और विधायक फिरहाद हकीम, रथीन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि ऋतव्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन शाह को महासचिव बनाया गया। रघुनाथगंज के विधायक अखरुजुम्मा अंसारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं आपको बता दें, CM योगी जी ने लखनऊ अग्निकांड पर कहा कि हम किसी की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। SIT की घोषणा कर दी योगी जी ने। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज में आग लगने से कई छात्र छात्राओं की मौत के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अलीगढ़ का दौरा बीच में रद्द कर राजधानी वापस आए CM सीधे घटनास्थल पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की जानकारी लेने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। साथ में अग्निकांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस 6 आरोपी और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 110, 105, 125 और 35 तथा उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट की धाराओं 610 के तहत मामला दर्ज कर लिया है दोस्तों, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हालांकि इन मुद्दों पर, इन अपडेट्स पर आपकी क्या है निजी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों।